तो ये एक्सपेरिमेंट में हमको क्या नजर आ रहा है? व्हाट वी कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट, वी कैन सी दैट कुछ प्लास्टिक सीक्वेंस को पानी में डाला है। आई एम टीचिंग द फिफ्थ लेसन, ओशन करंट्स। ओशन करंट्स को दर्शाने वाले एक्टिविटी यहाँ पे बताया जा रहा है। एक ट्रे लिया, उसमें पानी भरा है, कुछ प्लास्टिक सीक्वेंस को डाला और उसको फूलने दिया। बाद में एक स्पिरिट लैम्प से उसको गर्म किया। गर्म करने पर क्या देखा कि ये सीक्वेंस मूव हो रहा है। अभी ये क्या दर्शाता है? इट इज टीचिंग अस द मूवमेंट ऑफ ओशन करंट्स। नाउ वी लेट अस सी द ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एक्टिविटी. It will occur to you that as the temperature of water increases, the plastic sequence, the plastic sequence move from one place to another. As the temperature rises, the density of water decreases and it becomes lighter. याद रखना कि पानी गर्म होता है ना, तो पानी की डेंसिटी कम हो जाते हैं। ओके, तब and therefore the water having lower temperature, which is heavier, replaces the water with higher temperature. After some time the sequence starts moving in a circular motion. इसलिए हम लोग देखने का, जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं ना और हम लोग उसमें कुछ सामान डाला रहेगा, जैसे कि हम लोग हमारे घर पे ना अजवाइन डालते हो, अजवाइन पानी को गर्म करने के लिए बॉइलिंग पानी में। तो मैंने देखा जब पानी गर्म होता है ना, तो आई हैव सीन दैट अजवाइन डोंट रिमेन इन वन प्लेस। वो पानी के ऊपर से इसे मूव कर, पहले से उसकी डेंसिटी कम है। और दूसरी बात क्या है कि वो फ्लोट करते हैं पानी में। लेकिन सम ऑफ द अजवाइन सीड्स आई सी कि इट गोज डाउन बिलो बहुत देर बाद, मतलब गर्म करने के बाद। समटाइम्स उसकी टेक्सचर में कोई बदलाव आया रहेगा इसलिए। लेकिन शुरुआत में जब पानी को गर्म किया जाता है ना, आई हैव सीन दैट वो अजवाइन ना, इट स्टार्ट्स मूविंग हियर एंड देयर। अंडरस्टूड? वो अजवाइन जो है वो मूव करते रहता है। तो ये सब हमको क्या दर्शाता है? यू कैन, इफ यू डोंट हैव प्लास्टिक सीक्वेंस, यू कैन डू दिस। तुम अजवाइन डाल के देखो, पानी में थोड़ा सा पानी ले लो, थोड़ा एक दो तीन चार सीड ले लो अजवाइन का, और उसको पानी में डाल के देखो, तो यू विल सी दैट व्हाट इज हैपनिंग। तो हम लोग को अच्छे से समझाते हैं कि ओशन करंट्स का। नाउ यू नो, इधर एक बड़ा सा क्या बोलते हैं, एक स्टोरी है, एक स्ट्रेंज इंसिडेंट है। A very strange incident occurred in the Pacific Ocean in the year 1992. A cargo ship sailed towards America from Hong Kong. While traveling through the Pacific Ocean near the Hawaii Islands, a container full of toys fell into the ocean and broke. हवाई आइलैंड्स की तरफ जब जा रहे थे एक शिप, अंडरस्टूड, तब क्या हुआ कि वो कंटेनर जो था, जिस वो शिप कंटेनर में थे वो टॉयज, खिलौने, तो उस कंटेनर टूट गया। ओके, बर्खास्त हो गया। बर्खास्त होने के कारण से क्या हुआ मालूम है? उसमें होने वाले 28,000 रबर टॉयज वो ओशन में फ्लोट करने लगा। दिस इंसिडेंट अकर्ड ऑन 10th जनवरी 1992। तो अभी देखो, अभी मैं एक बात बोलूँ, अभी फॉर एग्जांपल हम लोग हमारे बगल में होने वाले गटर देखते हो, वो गटर में कचरा डालते हैं लोग जाके, जैसे थर्माकोल, प्लास्टिक। तुम देखा रहेगा कि जब तक वो थर्माकोल उसमें रहोगे, वो गटर में से वो बहते रहेंगे और बहकर वो किधर भी जाकर ऐसा, यू विल नॉट सी इट एट वन प्लेस। वो बहकर बहते 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 इट विल गो समवेयर एल्स। अभी इधर भी ऐसे हो, लेकिन तुमको पता है कि ओशन का पानी जो है वो कभी बहते नहीं, फ्लो नहीं करता है वो। फिर भी ये टॉयज, ये जो इस पे बर्खास्त होने के कारण पूरा गिर गया, ये क्या हुआ? आफ्टर 10 मंथ्स, मतलब 10 महीने के बाद, 16 नवंबर 1992 में, some of these toys reached Alaska and some of them crossed the Bering Strait and moved up to the Arctic Ocean. सुनो अच्छे से, ये था हवाई आइलैंड्स, मतलब थोड़ा क्या बोल सकते हैं, एट द इक्वेटर के पास होने वाला जगह था। ये टॉयज जो ओशन में
ओशन में पूरा फैले ना, ये क्या हुआ कुछ 10 महीने बाद दूसरे दूसरे जगह पर दिखने लगा. Okay, some of them were in Alaska, some of them went near the Bering Strait, okay, and moved up to the Arctic Ocean by the year 2000. Some of them also floated to Atlantic Ocean from the Arctic. Some of these reached the eastern coast of America in 2003, and some of the toys had even reached the European coast by 2007. From the Hawaii Islands, some toys took the route to ऑस्ट्रेलिया. देखा तो किधर किधर गया, देखो अभी पानी नहीं बहते है समुंदर का, तो भी ये अलग अलग आइलैंड में कैसा पहुंचा. वाई डिड द टॉयज ट्रैवल. अभी उसका एक मैप ऊपर बताया है, यू कैन सी दैट मैप. अंडरस्टूड. अभी वाई डू डिड द टॉयज ट्रैवल. और टॉय ये था टॉय जो तुम देख रहे हो ना, डक. ये बच्चे खेलते हैं इसमें, ज़्यादातर लोग बाथ टब में या पानी में डाल के खेलते हैं इसको. अभी इसकी जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे. द ओशन वाटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बेस्ड ऑन द डेप्थ, surface water and deep water. The upper layer extends up to 500 meters from the sea level below 500 meter depth. ये अपर लेयर जो है वो 500 मीटर सी लेवल में से थे, एक्सटेंड किए थे, एंड बिलो 500 मीटर डेप्थ. फिर उसके बाद इधर और भी रीजन दिया. द रीजन फ्रॉम सी लेवल टू द डेप्थ ऑफ 500 मीटर्स कंसिडर्ड टू बी द सरफेस वाटर. यानी सी लेवल यानी पानी के ऊपर के सरफेस का लेवल से लेके 500 मीटर गहरी नीचे तक का वो, इसको पूरा सरफेस वाटर जैसा कंसिडर किया जाता है. सनलाइट कैन नॉट रीच टिल दिस डेप्थ. ये डेप्थ तक सनलाइट जा नहीं पाओगे. द मूवमेंट्स इन दिस लेयर अकर मेनली ड्यू टू differences in temperature and salinity. The planetary winds give speed to the ocean currents. ए लेयर में यानी सरफेस से लेकर 500 मीटर डीप तक, जहाँ तक सनलाइट रीच नहीं हो सकता, वहाँ पे द मूवमेंट्स हैपन ड्यू टू द डिफरेंसेस in temperature and salinity. The planetary winds give speed to the ocean currents. Planetary winds ocean currents को speed. इस ये मतलब इधर क्या बताने की कोशिश में है कि ये टॉयज एक जगह से दूसरे जगह पर ओशन करंट्स के कारण से गया. अंडरस्टूड. इवन वो प्लास्टिक सीक्वेंस के एक्सपेरिमेंट जो हम लोग ने देखा ना, उसमें भी ओशन करंट्स भी कैसा एक्ट होता है वो बता रही. ओशन करंट्स कोई सामान नहीं है. ओशन करंट्स पानी में निर्माण होने वाले मूवमेंट्स है, और वो मूवमेंट किसके कारण से होता है. प्लैनेटरी विंड्स के कारण से होते हैं. नाउ लेट अस सी द ओशन करंट्स. पहला हम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस ओशन करंट देखेंगे. Okay, here the flow on the surface of the ocean moves only 10% of the oceanic water. The surface flow is considered up to 500 meters of depth. The discharge of water in the oceans is measured in Sverdrup unit. Okay, Sverdrup unit करके एक unit से. It is equivalent to 1 million cubic meter per second discharge. क्यूबिक मीटर पर सेकेंड ये है. तो ये पानी का जो डिस्चार्ज होता है उसको हम लोग एक एस्वर्ड्रप यूनिट करके यूनिट में गिनते हैं, और वो किससे इक्विवेलेंट है. इट इज इक्विवेलेंट टू क्यूबिक मीटर पर सेकेंड. द हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ ओशन वाटर occurs as warm and cold currents. These currents flow from the equator to the poles and from the poles to the equator. ये horizontal flow of ocean water ये किसके जैसे होते हैं. It happens in the form of warm and cold currents.
और एक करंट्स कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, इक्वेटर से पोल्स की तरफ और पोल से इक्वेटर की तरफ। अंडरस्टूड। दीज करंट्स आर पुश्ड टू लॉन्ग डिस्टेंस। अभी मैं तुमको क्लियर करता हूँ। वार्म करंट इक्वेटर से पोल की तरफ जाता है और कोल्ड करंट पोल से इक्वेटर की तरफ जाता है। द रीजन इज पोल्स में ठंडी बहुत है और इक्वेटर में गर्मी बहुत है, इसलिए गर्मी रीजन से वार्म करंट आरंभ हो जाता है और ठंडी रीजन से कोल्ड करंट आरंभ। As a result, the ocean waters flow from equator to both the poles and vice versa. You have studied the map given in figure 5.4 earlier. Okay, study the map again and answer the following question. What are the major types of ocean currents? अभी हम लोग ने देखा warm and cold. What do you call the currents flowing from the equator to the poles? Equator से poles की तरफ आने वाले current को हम लोग warm current बोलेंगे. Understood? What do you call the currents flowing from poles to the equator? उसको हम लोग cold currents बोलेंगे. When the currents are moving in a circular manner, what difference is visible in their direction, northern and southern hemisphere? जब circular manner में flow करते हैं, क्या difference हमको visible हो जाता है? You can see that as if they are turning. वो टर्न करते हैं, इसे हम लोग को नहीं, मतलब देयर इज अ चेंज हैपनिंग। वार्म करंट कोल्ड करंट में चेंजेस हो रहे हैं। When the currents are moving in a circular manner, वो हमने देखा what might happen at the places where these currents meet. याद रखो कि ये करंट्स जहाँ मिलते हैं ना, मतलब वार्म और कोल्ड करंट, कभी ऐसा भी होता है कि उन लोग एक जगह पर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। जहाँ ये इंटरसेक्ट करता है ना, वहाँ पे बारिश और स्नोफॉल जैसी चीजें होती है। ऐसा सब होते हैं जब वार्म और कोल्ड करंट एक दूसरे को मिलते हैं। बहुत ठंडी होती है वो जगह पर। दूसरी बात, वो जगह भी बहुत अच्छे रहते हैं जहाँ वार्म और कोल्ड करंट एक दूसरे को मिलता है, क्योंकि अगर वो समुंदर में है तो वो जगह उधर मछली बहुत होंगे, तो उधर फिशरमैन जाकर बहुत मछली पकड़ सकते हैं। Now let us learn the geographical experience. We have studied that ocean currents are formed due to differences in temperature, density, and planetary events. In addition, the following reasons are also responsible for the direction of flow of ocean currents. हमने ऊपर क्या देखा था कि टेम्परेचर, डेंसिटी, प्लानिटरी इवेंट्स, ये सबके कारण से ओशन करंट्स निर्माण होता है, लेकिन ओशन करंट्स के डायरेक्शन और फ्लो और वेलोसिटी और कुछ रीजन से भी होते हैं, जैसे कि रोटेशन ऑफ द अर्थ, उसके कारण से भी होते हैं। बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, द ओशन करंट्स मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसलिए हमने देखा, और रोटेशन जो हो रहा था ना, वो it is because of the rotation of the earth. Understood? Means we can describe this with potter's wheel. पॉटर्स व्हील होता है ना, उससे हम लोग इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि तुमको पता है कि उसमें जब वो मटके में क्ले रखते हैं, तो तुम देखा रहेगा वो क्ले को एक राउंड शेप क्यों मिल रहा है? बिकॉज वो व्हील रोटेट कर रहा है, इसलिए। तो कारण से इधर भी क्या हम लोग को दिखता है, अगर अर्थ रोटेट नहीं करता तो ये ओशन करंट सब स्ट्रेट लाइन से पास होता था। लेकिन ये ओशन करंट क्यों स्ट्रेट लाइन से पास नहीं हो रहा है, वो रोटेट हो रहा है। दैट इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो एक क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट। नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर, वो भी एक रीजन है। कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर भी एक रीजन हो सकता है। According to the alignment of the coastline, the direction of the ocean current changes. The velocity of the ocean current is around 2 to 10 km per hour. The ocean currents are divided into two types. Ocean currents दो type में divide हो जाता है. Okay. Then uh, we call them that two types ocean current, we call them as warm current and cold current. ओके, इसको हम कहते हैं। अभी हम उसकी इफेक्ट्स देखेंगे ह्यूमन लाइफ पर। ओशन करंट्स especially affect the climate of the regions having proximity to the sea. In cold regions where warm ocean currents flow,
climate becomes warmer. In some regions, the amount of precipitation increases. For example, the warm ocean currents flowing near Western Europe, southern Alaska, and Japanese coast reduce the intensity of the winters there. ये ओशन करंट्स को ह्यूमन लाइफ में बहुत असर होता है, स्पेशली ओशन करंट्स फिशरमैन को बहुत हेल्प करते हैं. अगर ये ओशन करंट्स की डायरेक्शन पता नहीं होता, मोस्टली मोस्ट ऑफ द फिशरमैन डजंट नो कहाँ मछली ज़्यादा है, मच्छी ज़्यादा मिलते हैं, वो सब उनको पता नहीं होता था. और ओशन करंट्स ये भी समझाने में मदद करते हैं कि कहाँ तूफान हो सकते हैं, ऑल दैट थिंग्स, वो भी थोड़ा क्लियरली वो बताने की कोशिश. Ocean currents especially affect the climate in cold regions where warm ocean currents flow. समझो एक cold region में warm ocean current अगर flow कर रहा है तो उधर का climate warmer हो जाएगा. In some regions the amount of precipitation increases. कुछ regions में वो precipitation के amount increase होता है. For example, the warm ocean currents flowing near Western Europe, southern Alaska, and Japanese coast reduce the intensity of the winters there and make them warmer. As a result, these ports do not freeze in winter. ओके. और कुछ जगह पर ये वार्म ओशन करंट क्या करते हैं, बारिश भी निर्माण करते हैं. ओके. और यहाँ फॉर एग्जांपल इधर दिया है, वेस्टर्न यूरोप हो, सदर्न अलास्का हो, जापानीज कोस्ट हो, यहाँ पे सब विंटर की इंटेंसिटी रेड्यूस हो जाता है वार्म ओशन करंट्स के कारण. एंड एज अ रिजल्ट दीज पोर्ट्स डू नॉट फ्रीज, ए फ्रीज एट ओशन करंट्स बीन एब्सेंट. अगर समझो ओशन करंट्स एब्सेंट होता तो क्या हो जाता? The ocean water would have remained still. In such waters, the biotic components would have been devoid of food. Consequently, marine life and its ecosystem would have been limited in its extent. In regions where cold and warm ocean currents meet, प्लैंकटन वेजिटेट, तुमको पता है अगर ओशन करंट्स नहीं होता है ना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता था. एक शिप को जाने का, एक बोट को ट्रैवल करने का, फिशरमैन को मछली पकड़ने का, मच्छी पकड़ने का, ये सब पॉसिबल ही नहीं होता था. अंडरस्टूड. ओशन करंट्स होने के कारण ही ये सब पॉसिबल है. और दूसरी बात, जहाँ पे कोल्ड और वार्म ओशन करंट्स मिलते हैं वहाँ पे प्लैंकटन बहुत ग्रो होता है. ओके. और प्लैंकटन किसका खाना होता है मालूम है? मछलियों का खाना होता है. तो मछली उसको खाने के लिए आते हैं. Therefore, fish come here in large numbers and breed. This has in turn led to formation of large fishing grounds. Grand Bank near the North American coast in Atlantic Ocean and Dogger Bank near the European coast are some of the examples. With respect to the water transport too, the ocean currents are very important. If the transportation is done according to the flow of ocean currents, the speed of the ships increase and the fuel is saved too. तुमको मालूम है कि ओशन करंट्स ट्रैवलिंग करने में बहुत हेल्पफुल है. बोट, शिप जैसे उसको ना फ्यूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है शिप को सब, क्योंकि अगर ओशन करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन से शिप भी जा रहा है तो शिप को अभी मैन्यूवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा. ओशन करंट उसको लेके जाएगा, ऐसा पुश करके लेके जाएगा. Near the coast where cold currents flow, the amount of precipitation is low. For example, in Peru, Chile, and arid desert of southwest Africa. Okay, at places where the cold and warm currents meet, thick fog is formed. तो ये ओशन करंट का बहुत बेनिफिट्स होता है. वो क्या क्या बेनिफिट है? कभी कभी वो हादसा भी क्रिएट कर सकता है. इट कैन क्रिएट अ डिजास्टर ऑल्सो. ऐसा बोल नहीं सकते कि अभी ऑलवेज इट्स हेल्पफुल, बट ये नॉर्मलाइज करते जैसे कि ये फिशिंग करने, क्लाइमेट को चेंज करने में ओशन करंट्स की भूमिका बहुत है. अंडरस्टूड. एट प्लेसेस वेयर द कोल्ड एंड वार्म करंट्स मीट, थिक fog is formed. Such fogs क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन. देखा इधर एक हादसा बताया. क्या हादसा होता है?
जहाँ कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट्स मिलते हैं वहाँ पे फॉग भी निर्माण हो सकता है, और वो फॉग के कारण से कभी कभी वो जगह से कोई शिप या बोट को ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होगा. The warm Gulf Stream and the cold Labrador currents meet near the Newfoundland island. This leads to dense fog. Because of the cold currents, icebergs are carried away from the polar areas. If such icebergs come along the marine routes, they are hazardous to the ships. Okay? तो कभी कभी ये कोल्ड करंट्स के कारण से आइसबर्ग्स भी कभी कभी एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाते, तो ये ना घातक हो सकता है. किसको? शिप्स को. आइसबर्ग से टकराएगा तो भी, एक टाइटैनिक डूबने का कारण क्या था? क्या बता रहे हो? एक आइसबर्ग उसको क्रैश किया था, उसके भीतर के भाग वो आइसबर्ग से जाकर टकराने के कारण एक क्रैक निर्माण हो गया, और वो क्रैक निर्माण होने के कारण वो बर्खास्त हो गया. तो ये सब हम पढ़ते हैं. आइसबर्ग सा ഡയറിയിലുള്ള കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് സമയം കിട്ടുമോ? ഹലോ